इलेक्ट्रिक चार्जेज एंड फील्ड के इस लेक्चर नंबर 7 में हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स और गॉस थ्योरम के बारे में स्टडी करेंगे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स जानने से पहले हम लोग को एरिया वेक्टर के बारे में जानना होगा। एरिया वेक्टर, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि किसी भी स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड इनटू साइड। यहाँ पर एक स्क्वायर बनाया गया है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो इसकी जो एरिया होगी वो हो जाएगी साइड ए बी इंटू ए बी, ए इंटू ए, यानी हो जाएगी ए स्क्वायर। लेकिन अगर यही वेक्टर क्वांटिटी मानी जाए, अगर इसको वेक्टर क्वांटिटी मानी जाए तो एरिया इस फिगर के अनुसार जो होगा वो ए बी क्रॉस बी सी होगा, यानी ए बी क्रॉस बी सी। ए बी की वैल्यू ए और बी सी की वैल्यू ए। यहाँ पर देखा जा सकता है कि ए और बी के बीच जो एंगल है ये वाली एंगल वो 90 डिग्री होगी। एंगल जो ये एंगल होगी वो 90 डिग्री होगी। सो ए इंटू ए यानी ए स्क्वायर। और चूँकि यह जो एरिया वेक्टर है, जो एरिया है स्क्वायर, वो एक्स वाई प्लेन में है, तो जो इसकी डायरेक्शन होगी वो एक्स वाई डायरेक्शन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगी, यानी जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। हम जानते हैं कि जेड एक्सिस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के कैप होता है। अगर वो एरिया वेक्टर की डायरेक्शन स्क्रीन के आउटवर्ड होगी तो वो प्लस के कैप, अगर इनवर्ड होगी तो माइनस के कैप हो जाएगा। डायरेक्शन ऑफ एरिया वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू द प्लेन सरफेस। एरिया वेक्टर का डेफिनेशन ऐसे देखा जा सकता है कि वी कम अक्रॉस मेनी सिचुएशन वेयर we need to know not only the magnitude of a surface but surface area, but also its direction. The direction of a planar vector is specified by normal to the plane. जैसे कि यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है, एक प्लेन है पहले फिगर में जो कि एक्स जेड प्लेन में है, तो इसके जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन होगी वो वाई डायरेक्शन में होगी, आउटवर्ड या इनवर्ड हो जाएगी। यानी इसके, और हम जानते हैं कि वाई एक्सिस के अलॉन्ग जो डायरेक्शन होता है उसको जे कैप बोला जाता है। इसकी लेंथ जो है एल है, ब्रेड्थ बी है, तो इसकी जो एरिया वेक्टर होगी वो L इंटू बी जे कैप होगी। अगर ऊपर की तरफ ली जाए डायरेक्शन एरिया वेक्टर की, अगर नीचे की तरफ ली जाएगी तो माइनस जे कैप। इसी तरीके से ये फिगर है, एक सर्कल है जो कि एक्स वाई प्लेन में है, तो इसकी जो डायरेक्शन होगी एरिया वेक्टर की वो जेड कैप के डायरेक्शन में होगी, जेड एक्सिस के अलॉन्ग होगी। अगर इसकी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन अपर साइड में है तो प्लस के कैप, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया है। अगर डाउनवर्ड होती तो यह माइनस के कैप होता। ये तो 2D सरफेस की बात हो गई। अगर 3D सरफेस की बात की जाए तो इसमें केवल हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल इज कंसिडर्ड, जैसे कि यहाँ पे दिखाया गया इस शेडेड रीजन में। यहाँ पर एक और डायरेक्शन नीचे की तरफ बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग केवल आउटवर्ड नॉर्मल कंसिडर करेंगे, यानी ये वाली डायरेक्शन को हम लोग नेग्लेजेबल करेंगे केवल 3D के केस में। 3D फिगर के केस में केवल हम लोग आउटवर्ड नॉर्मल की बात करेंगे। जैसे ये सिलेंडर है और इस पर पूछा जाए कि एरिया वेक्टर की जो डायरेक्शन क्या होगी, तो यह केवल नॉर्मली आउटवर्ड होगा या परपेंडिकुलर आउटवर्ड डायरेक्शन में। इसके नीचे वाले डायरेक्शन में जो ये वाली डायरेक्शन होगी ये वाली कंसिडर नहीं की जाएगी। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, the number of electric field lines passing perpendicular to a plane surface, इसको बोला जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स। जैसे कि यहाँ पर एक प्लेन सरफेस दिखाई गई है, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगी वो 2 हो जाएगी। यहाँ पे 1 2 3 4 5
गुजर रही है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड फ्लक्स होगी वो 5 हो जाएगी। नोट, इफ़ इलेक्ट्रिक फील्ड इज स्ट्रॉन्ग, तो इलेक्ट्रिक फील्ड अगर स्ट्रॉन्ग होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड डेंसिटी क्या हो जाएगी, अधिक हो जाएगी, फ्लक्स भी इंक्रीज हो जाएगा, इस क्योंकि परपेंडिकुलर लाइंस जो होंगी वो ज़्यादा गुजरेंगी। इस प्रकार कहा जा सकता है कि जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा वो इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रोपोर्शनल हो जाएगा। इफ़ एरिया एलिमेंट इज़ लार्ज, अगर एरिया एलिमेंट लार्ज हुआ तो फ्लक्स लाइंस जो होंगी वो क्या होगा, ज़्यादा गुजरेंगी उस प्लेन से। इसीलिए यह एरिया वेक्टर जो होगा या फिर जो एरिया होगी जिससे फ्लक्स गुजर रहा है उस पर भी डिपेंड कर रहा है। तो फ्रॉम 1 एंड 2 हम देख सकते हैं कि ई, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड, यहाँ ए एरिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो फाई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो फार्मूला होगी वो फाई इक्वल टू ई इंटू ए होगा। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई passes perpendicular through an area element delta s, then the electric flux through the area element ये हो जाएगी डेल्टा फाई ई इक्वल टू ई इंटू डेल्टा एस, जिससे कि यहाँ पर दिखाया गया है। इफ़ एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई passes through the area element डेल्टा एस मेक्स एन एंगल थीटा, यानी परपेंडिकुलर ना गुजर के थीटा एंगल से गुजर रहा है, तो इस केस में जो कंपोनेंट ऑफ ई होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड कंपोनेंट जो होगी नॉर्मल टू द एरिया एलिमेंट, वो हो जाएगी ई कॉस थीटा। जैसे कि यहाँ पे ये प्लेन हो गया और इससे ये थीटा एंगल बनाते हुए इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस गुजर रही हैं। तो देखा जाए तो इसके एरिया एलिमेंट यानी एरिया वेक्टर जो है उससे थीटा एंगल बना रहा है, तो इस डायरेक्शन में जो इस ई का कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा ई कॉस थीटा, देख सकते हैं। तो ई कॉस थीटा यानी फाई ई जो होगा नॉर्मल कंपोनेंट ऑफ ई इंटू सरफेस एरिया, तो ई कॉस थीटा इंटू डेल्टा एस, ई डेल्टा एस कॉस थीटा जब मल्टीप्लाई करेंगे तो, और हम जानते हैं कि ए बी कॉस थीटा को हम लोग ए डॉट बी लिख सकते हैं, ए डॉट बी लिखा जा सकता है, यही यहाँ पे लिखा गया है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होता है और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, फाई इक्वल टू होता है ई इंटू ए या फिर ई इंटू डेल्टा एस। ई की यूनिट होगी न्यूटन पर कूलम और डेल्टा एस यानी एरिया है यानी मीटर स्क्वायर। ओवरऑल जो इसकी इलेक्ट्रिक फील्ड फाई ई यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट होगी वो इस प्रकार की होगी, ये होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम इनवर्स। हम आगे के चैप्टर में जब इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बारे में पढ़ेंगे तो हम लोग देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक और यूनिट वोल्ट पर मीटर होता है और एरिया का जो होता है वो मीटर स्क्वायर होता है। जब फाइनली इसको भी आप मल्टीप्लाई करके सॉल्व करेंगे तो वो फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स की जो यूनिट मिलेगी वो वोल्ट मीटर मिलेगी। दिस इज गॉस थ्योरम। Statement. This theorem states that total flux passing through a closed surface is 1 upon epsilon times the net charge enclosed by the closed surface. Mathematically it can be represented as, this is the flux, और फ्लक्स हम जानते हैं E इंटू डेल्टा एस होता है और टोटल फ्लक्स यहाँ पे इंटीग्रेशन द्वारा रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ये होता है 1 अपॉन एप्साइलर टाइम्स टोटल चार्ज एनक्लोज्ड बाई इट। तो 1 अपॉन मान लेते हैं अगर क्यू चार्ज
इस क्लोज्ड किसी क्लोज्ड फिगर से एनक्लोज्ड है, ये हो जाएगा। अगर क्यू चार्ज है तो क्यू इंटू 1/ε0, जिसको कि Q/ε0 लिखा जा सकता है। प्रूफ। कंसीडर अ सरफेस S is a sphere of radius r and let a charge plus q is situated at its center, जैसा कि फिगर में दिखाया गया है। इस प्लस क्यू चार्ज के कारण इस एरिया वेक्टर पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी वो होगी, अगर इस स्पीयर की रेडियस r है तो 1/4πε0 Q/r² हो जाएगा। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगी, साथ ही साथ इस एरिया वेक्टर की भी जो डायरेक्शन होगी वो रेडियली आउटवर्ड होगा। देख सकते हैं कि डेल्टा E और डेल्टा S डी एस की जो डायरेक्शन होगी उनके बीच का एंगल 0 डिग्री है, जैसे कि यहाँ पर दिखाया गया है, लिखा गया है। देयरफॉर फ्लक्स थ्रू एरिया एलिमेंट, तो एरिया एलिमेंट के द्वारा जो फ्लक्स निकलेगा वो बहुत ही कम अमाउंट में निकलेगा। मान लेते हैं वो डी फाई ई है, तो ई डॉट डी एस हो जाएगा। ई और डी एस के बीच का एंगल 0 है, तो इसलिए कॉस 0 ई डी एस कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 होती है। हेंस टोटल फ्लक्स थ्रू द सरफेस एस जो होगा वो इसको इंटीग्रेट करने पर मिलेगा। ई कांस्टेंट है तो इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल गया है। डी एस जो होगा वो 4πr² होगा, क्योंकि जो सरफेस एरिया ऑफ स्पीयर होता है वो 4πr² होता है। ई की वैल्यू हम लोग रख देंगे ऊपर से 1/4πε0 Q/r²। जब 4π से 4π ये इस 4π से इस 4π कैंसिल हो जाएगा, r² से r² कैंसिल हो जाएगा, केवल Q/ε0 बचेगा। एंड दिस इज द प्रूफ ऑफ गॉस थ्योरम। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू एन इनफाइनाइटली long charge wire. Consider a thin infinitely long straight wire having a uniform linear charge density lambda. By symmetry, the field of the line charge is directed radially outward. To determine the electric field at distance r from the line charge, we choose a cylindrical Gaussian surface of radius r, length L, and with its area along the line charge. From figure it is clear that, आप फिगर के द्वारा यह देख सकते हैं, यह एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर लिया गया है और इस वायर के द्वारा आर डिस्टेंस पर इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हम लोग एक गासियन सरफेस लेंगे, जिसका कि सिलिंड्रिकल गासियन सरफेस होगा, जिसका कि रेडियस आर है। इस गासियन सरफेस पे हम लोग देख सकते हैं दो फ्लैट सरफेसेस हैं, एक ये वाला फ्लैट सरफेस और ये एक फ्लैट सरफेस दूसरा, और ये जो सरफेस है वो कर्व सरफेस है। तो तीनों सरफेसेस पर एक हम लोग एरिया एलिमेंट लेंगे। मान लेते हैं कि जो कर्व सरफेस है उस पर एरिया एलिमेंट DS1 है, और जो फ्लैट सरफेसेस हैं उन पर रिस्पेक्टिवली DS2 और DS3 है। देख सकते हैं कि जो DS1 है वो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से 0 डिग्री का एंगल बना रहा है, और जो DS2 है और DS3 है वो 90 डिग्री के एंगल इंसिडेंट कर रहे हैं इलेक्ट्रिक फील्ड से, जैसा कि यहाँ पर लिखा भी गया है कि जो DS1 है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, पैरेलल डायरेक्शन में है, और जो DS2 है और जो DS3 है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड के तुलना में देखा जाए तो जो टोटल फ्लक्स होगा वो जो कर्व सरफेस S1 है उससे ये हो जाएगी E.DS1
जो फ्लैट दोनों सरफेसेस हैं उनसे जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलने वाली, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो निकलने वाली है वो ये हो जाएगी और एक ये हो जाएगी। सिंस ई और DS1 के बीच 0 डिग्री का एंगल है तो यहाँ पे cos 0, जबकि ये ई और DS2 और ई और DS3 परपेंडिकुलर हैं तो इनके बीच का एंगल जो होगा वो 90 डिग्री, cos 90 0 हो जाएगा। तो ये वाली इंटीग्रेशन और ये वाली इंटीग्रेशन टोटली 0 हो जाएगी, केवल ई DS1 और cos 0 की वैल्यू 1 होती है। ई कांस्टेंट है, इसको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल दिया जाएगा। जो इंटीग्रेशन DS1 है वो एरिया बता रहा है कर्व सरफेस का, और कर्व सरफेस की जो एरिया होती है सिलेंडर की वो होती है 2πrl, जहाँ r रेडियस बताता है और l उस सिलेंडर की लेंथ को बताती है। सिंस चार्ज इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली, मान लेते हैं कि जो ये वायर है उस पर जो चार्ज है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है। सो वी टेक अ चार्ज पर यूनिट लेंथ लेमडा इक्वल टू Q/L, चार्ज पर यूनिट लेंथ यूजिंग गास थ्योरम। जो φE होता है वो Q/ε0 होता है, तो Q के जगह पे हम लोग लेमडा लिख सकते हैं। इस इक्वेशन से आप देख सकते हैं कि लेमडा इक्वल टू Q/L है तो Q इक्वल टू हो जाएगा लेमडा इंटू L। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 3, इक्वेशन 1 हम लोग का ये है, ये भी फाई को डिनोट कर रहा है, और ये जो इक्वेशन 3 है ये भी फाई है, तो दोनों इक्वल होंगे। फाइनली जब आप इसको इक्वल कर देंगे तो हम लोग को इलेक्ट्रिक फील्ड एक वायर के वजह से मिलेगी, जो जिसका एक्सप्रेशन ये होगा। इसमें λ/2πε0 कांस्टेंट क्वांटिटी है, केवल r वेरिएबल है, यानी जो यह है 1/, इलेक्ट्रिक फील्ड जो होगी वो 1/r पर डिपेंड करेगी। 1/r का जो ग्राफ होता है वो कुछ इस प्रकार से होता है, जैसा कि आप लोग देख सकते हैं फिगर में। थैंक यू।